नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने चैनल पे, दैट इज़ पॉलिटी लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें ज़रूर आएगा। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिकॉज इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनके अंदर पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। वन लाइनर की जो सीरीज़ है उसमें कम से कम हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चंस की। और आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, मैं अपने तरीके से ये दावा पेश करता हूं कि उन परीक्षाओं में इनमें से लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो हर बुक कहीं ना कहीं रेफरेंस देती है कि ये क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपका टेस्ट कोई रोक नहीं पाएगा। इट मीन्स ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का तत्कालिक या तुरंत अधिकारी कौन था? तो आंध्र प्रदेश में सातवाहन शासकों की बात करें तो उनका जो मुख्य अधिकारी था वो था इक्ष्वाकु। और सातवाहन शासकों की अगर मैं एक विशेषता की बात करूं तो सातवाहन जो शासक था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। मुख्य तौर पे सातवाहन शासकों की बात की जाए तो इनके जो निवास स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र के जो आसपास के जो एरियाज थे वहाँ पे, और इसके साथ साथ आंध्रा के जो आसपास के जो एरिया है उन पर ये आके बस गए थे, इसलिए उनको आंध्र सातवाहन भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की परंपरा शुरू की, यानी सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो परंपरा थी वो शुरुआत की गई सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहन शासक ही ऐसे थे जो ब्राह्मणों को भूमि प्रदान किया करते थे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए कि सबसे ज़्यादा भूमि या सबसे ज़्यादा मंदिरों को भूमि दान की गई, वो की गई थी गुप्त काल के अंदर। और गुप्त काल के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को दान दिया तो वो दिया गया सातवाहन शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट की लड़की से विवाह किया? तो विशिष्टि पुत्र पुलुमावी ने ऐसा किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिणा पंथपति की पदवी किसने धारण की? यानी दक्षिणा पंथपति की अगर बात करें तो ये जो पदवी थी ये धारण की थी श्री सतकर्णी फर्स्ट ने, या सबसे पहले ये पदवी धारण करने वाला जो व्यक्ति था वो श्री सतकर्णी फर्स्ट ही था। इससे पहले इस नाम की किसी ने भी उपाधि धारण नहीं की थी। और इसके साथ साथ यही वो व्यक्ति था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद उसने दक्षिणा पथपति की जो उपाधि थी उसे धारण किया था। कौन राजवंश का फाउंडर कौन था? तो वासुदेव जो था वो कौन राजवंश का फाउंडर था, शासक था, और देवभूति की हत्या करके इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी शुंग वंश का जो अंतिम जो शासक था देवभूति, इसकी हत्या की जाती है इसी के मंत्री के द्वारा जिसका नाम था वासुदेव कौंड। वासुदेव के द्वारा ही जो कौंड वंश था उसकी स्थापना की जाती है। और कौंड वंश के अगर मैं अंतिम शासक की बात करूं तो वो थे सुषमर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रम में लगाओ, यानी सबसे पहले कौन और सबसे लास्ट में कौन? शुंग वंश सबसे पहले, फिर कौंड वंश, फिर सातवाहन और फिर इक्ष्वाकु। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? यानी सातवाहन जो शासक थे वो किस भाषा के अंदर अपने कार्यालय का काम किया करते थे? तो प्राकृत भाषा के अंदर वो जनरली अपने सारी की सारी जो कार्यकारिणी थी वो किया करते थे। और सातवाहन शासक ही थे जिन्होंने शीशे के
सिक्के चलाए थे, यानी ग्लास के कॉइन्स चलाए थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे या समकालिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे, यानी एक ही समय के थे। कौन? महर्षि पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा कौन करता था? यानी मौर्य काल में जो टैक्स था उसे इकट्ठा करने का जो काम था वो दिया गया था समाहर्ता नाम का एक अधिकारी था उसे, और समाहर्ता ही सारे के सारे टैक्स को इकट्ठा करता था। इसके अलावा अगर बात करूं मैं सन्निधाता या कोषाध्यक्ष की, जो कि राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था, उसके अंडर दूसरे सारे काम किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? यानी सातवाहनों की राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठन जो थी वो राजधानी हुआ करती थी, और इनके जो फाउंडर थे, इनके जो संस्थापक थे, उनका नाम था सिमुक। यानी सिमुक के द्वारा सातवाहनों की जो राजधानी थी उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद कथा बुक का लेखक कौन था? तो गुणाठ्य जो थे वो इसके लेखक थे। सातवाहन शासक हाल का दरबारी कवि था, यानी सातवाहन शासक थे हाल और उन्हीं का दरबारी कवि हुआ करता था गुणाठ्य, जिसके द्वारा एक बुक लिखी गई, दैट इज बृहद कथा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश का मगध में शासन स्थापित हुआ? यानी मौर्य शासन की जब समाप्ति हुई तो उसके बाद में मगध के अंदर कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश की शुरुआत होती है मौर्य वंश के बाद में, और इसके शासनकाल के अगर मैं समय की बात करूं तो 185 से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है या ऐसा माना जाता है। मौर्य काल की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल का जो शासनकाल था वो था 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक, और उसके बाद में 185 से लेकर 73 ईस्वी तक शासनकाल रहता है शुंग वंश का। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग राजवंश की जो स्थापना की गई वो की गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे उनको मारा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और उसे मारने के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम जो बस्ती थी वो कौन सी थी? यानी आर्यन जनजातियों की अगर बात करें तो उनकी सबसे जो प्राचीन जो बस्ती थी वो थी सप्त सिंधु। और अगर हम जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके हिसाब से ऐसा माना गया कि ये बस्ती लगभग 1500 ईसा पूर्व थी, जहाँ पर आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया। और सप्त सिंधु जो प्रदेश था इसे 7 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता था। इसी क्षेत्र को ही ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था। और इसके बाद यहाँ पे आर्य उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूँ 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक की बात करूँ तो इस समय सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अंदर निवास करने के लिए दूसरे लोग आए, और यहीं के क्षेत्रों को आर्यवर्त का नाम दिया गया। देखिए सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी सातवाहन जो शासक थे उनमें सबसे पॉपुलर, सबसे मस्त मौला शासक कौन था? तो गोमती पुत्र सतकर्णी जो था वो सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। किसका? सातवाहन शासकों का। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिमुक जो था उसने 60 ईस्वी पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। उसके बाद वो अपनी राजधानी की स्थापना करता है। और सातवाहन शासकों में अगर मैं बात करूं गोमती पुत्र सतकर्णी की, तो वो सबसे पावरफुल, सबसे प्रतापी राजा माना गया। सातवाहन शासकों ने ही भारत में सबसे पहले भूमि दान करने की जो परंपरा थी वो शुरू की थी। इन्होंने ही ब्राह्मणों को और मंदिरों को सबसे ज़्यादा भूमि दी, बट इनसे भी ज़्यादा जो भूमि दी गई वो दी गई गुप्त काल के समय। सातवाहन शासक ही ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर सिक्के जो थे वो शीशे के चलाए, यानी कांच की जो सिक्के थे
वो इन शासकों के द्वारा चलाए गए। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। मौर्य वंश के खत्म होने के बाद में जो नया वंश सामने आया वो था शुंग वंश। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? यानी भारत के अंदर मुगल शासकों की बात करूं तो उन्हें खत्म करने का जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मराठों को। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश के बाद कण्वा वंश या कवर्ण वंश आता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? यानी कौन सा ऐसा राजा था जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था? तो गोमती पुत्र जो सतकर्णी था वो वर्ण व्यवस्था में बहुत विश्वास करता था कि वर्ण व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक थे। यानी मौर्यों के बाद अगर मैं बात करूं तो सातवाहन शासक सबसे ज़्यादा पावरफुल शासक थे। पुराणों में अगर मैं बात करूं या पुराणों के अनुसार सातवाहन शासक के फाउंडर की बात करूं तो सिधुक या सिमुक या सिप्रिय नामक जो शासक है वो इनका फाउंडर था। यानी उसके द्वारा सातवाहन वंश की शुरुआत की गई। आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे बड़ी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन शासकों की जो सूची है इनके बारे में डिटेल जो सूचना है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, जिसके अंदर सातवाहन के 19 राजाओं का उल्लेख किया गया है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। यानी सातवाहनों की राजधानी की बात करूं तो वो कौन सी थी? वो थी अमरावती। यानी शुरुआत में अगर इनकी राजधानी की बात करूं तो इनकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठित, बट बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को अमरावती के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयोग किया गया? यानी एका ब्राह्मण जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है गोमती पुत्र सतकर्णी के लिए। और इस बात का हमें पता चलता है नासिक अभिलेख से। यानी नासिक का जो अभिलेख है उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि एका ब्राह्मण जो शब्द है वो गोमती पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयोग में लाया गया। गोमती पुत्र सतकर्णी के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? तो अभी हमने जिक्र किया कि नासिक का जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है गोमती पुत्र सतकर्णी के बारे में कि उसे एका ब्राह्मण कहा गया। तो आप मेरे YouTube चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन की इस सीरीज़ को ख़त्म कर पाऊं। आई थिंक कि ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो किसी भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरी YouTube की जो वीडियोस है उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।